सुप्रभात मित्रों, मैं डॉक्टर अर्जुन के चढ़वी हिंदी विभाग की ओर से आप सभी छात्रों का हार्दिक अभिवादन। मित्रों, कला स्नातक 6 माही 1 यानी कि BA सेमेस्टर 1 के छात्रों को आज पेपर CC और CE 102 के छात्रों के लिए इकाई 2 मुंशी प्रेमचंद की कहानी कफन के बारे में चर्चा करूंगा। मित्रों, आप मुख्य विषय हिंदी के छात्र हैं। मुख्य विषय हिंदी के छात्रों के साथ CE कोरिलेटिव यानी कि CE के छात्र भी जुड़े हैं। दोनों छात्र, मुख्य और सहायक छात्र, दोनों के लिए एक ही पेपर पढ़ना है। CC और CE 102 और 102 के अंतर्गत इकाई 2 में कफन कहानी है और कफन कहानी मुंशी प्रेमचंद की है। तो आज मुंशी प्रेमचंद की कफन कहानी की चर्चा करेंगे, किंतु चर्चा करने से पहले उपन्यास सम्राट कथाकार प्रेमचंद का संक्षिप्त में परिचय देना चाहूँगा। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में झिलमिलाते सितारे हैं। हिंदी कथा साहित्य भारतवर्ष में इतना अस्तित्व या पहचान नहीं बना है, तब मुंशी प्रेमचंद का इस भारतवर्ष में अवतरण होता है और उनके अवतरण से गद्य साहित्य यानी कि कथा साहित्य में बहुत बड़ी ख्याति मिली और तब से लेकर आज तक गद्य साहित्य समग्र भारत ही नहीं विश्व भर में हावी है। और उसके उद्गाता प्रथम कलमकार मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद का जन्म सामान्य गांव लम्ही नामक गांव में हुआ और समय के चलते बहुत कम उम्र में उनके पिता का चला जाना और यूँ करते करते मुंशी प्रेमचंद अकेले रह जाते हैं और शिक्षा भी प्राप्त करे तो कैसे प्राप्त करे। शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए बहुत बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है और मुंशी प्रेमचंद शिक्षा ग्रहण करता है। गरीबी बहुत है, परिवार में कोई सहयोग नहीं है, अगल बगल में भी कोई सहयोग देने वाले नहीं है। वे करे भी तो क्या करे, किंतु पढ़ाई का जज्बा उनके मन में बहुत था। बहुत बड़ी ललक, बहुत बड़ी जिज्ञासा लेकर वे आगे आते हैं और यूँ करते करते इंटरमीडिएट क्लास करके वे गरीबी में BA होते हैं और नौकरी पेशे के लिए डाक में मुंशीगिरी करते हैं। बहुत कम तनख्वाह में जुड़ते हैं और ऐसे समय में देश आज़ाद नहीं हुआ था। देश आज़ादी के लिए महात्मा गांधी ने नई दिल्ली की सड़कों पर बिगुल बजाया कि देश के लोग, देशवासी हम आज़ाद होना चाहते हैं, स्वतंत्र होना चाहते हैं, तो भारतवर्ष के सभी लोग दिल्ली की सड़कों पर आ जाए। एक ही आवाज़ में गांधी जी की भारतवर्ष के कई लोग, नामी लोग, ऐसे समय में मुंशी प्रेमचंद भी नौकरी करते करते इस्तीफा दे देता है, त्याग पत्र देता है और देश की आज़ादी के लिए चल पड़ता है। और यूँ करते करते एक करते 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 काफ़ी लोग जमा होते हैं और अंग्रेज़ों के खिलाफ़ बहुत बड़ी जंग लड़के और गुलामी की मुक्ति दिलाते हैं। गांधी जी के साथ कई भारतवर्ष के लोग जुड़े और कई साहित्यकार, कई कवि जुड़े। इसमें मुंशी प्रेमचंद भी थे। देखिए परिवार की स्थिति, कैसे पढ़ाई की,
और कैसे नौकरी हासिल की, गरीबी परिस्थिति को छोड़कर भी जब देश पर नौबत आती है देश को आज़ाद करने की, ऐसे समय में भी गरीबी को ठुकरा कर देश के प्रति समर्पण भाव रखकर समर्पित हो जाता है। ऐसी कलम मुंशी प्रेमचंद है। मुंशी प्रेमचंद ने कई उपन्यास लिखे हैं। इसमें गोदान प्रमुख उपन्यास है। यूँ मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गिना जाए तो कर्मभूमि, रंगभूमि, गबन, निर्मला, मंगलसूत्र इनका अधूरा उपन्यास है। ऐसे 10 उपन्यास लिखे। वरदान है, प्रेमाश्रम है, आदि आदि। लेकिन मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास गोदान है, और गोदान को भारतवर्ष की गीता कहा गया है। और मुंशी प्रेमचंद को टालस्टाय और गोर्की के साथ तुलना की गई है। ऐसे साहित्यकार भारत के ज़मीनी के कलाकार, कथाकार रहे हैं। और गोदान उपन्यास कृषक जीवन को आधार बनाकर लिखा गया। किसान को हम कहते हैं वे भारतवर्ष के तात है, ईश्वर है, क्योंकि ज़मीन में जो भी फसल उगाता है हमारे अपने लिए, और जो फसल करते हैं हमारे अपने लिए, और जो कुछ पकता है और सारे धान जमीन पर जीने वाले सारी प्राणी उसे अख्तियार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, और उससे जीवन यापन होता है। इसलिए जगत का तात कहा गया है। और सारी विषय वस्तु गोदान में कृषक जीवन की समस्या को लेकर लिखी गई है। इसलिए इसी उपन्यास को लेकर मुंशी प्रेमचंद को उपन्यास सम्राट का उपाधि दी गई। मुंशी प्रेमचंद कथाकार तो है ही, लेकिन उपन्यास सम्राट का नाम दिया गया मुंशी प्रेमचंद को। और तब से लेकर आज तक 21वीं सदी, आज मैं व्याख्यान दे रहा हूँ, तब तक मुंशी प्रेमचंद के मुकाबले कोई साहित्यकार नहीं आया है। क्यों? इन्होंने ग्राम्य जीवन को लेकर पूरी कथा लिखी है। पूरी उपन्यासों में मानव जीवन की, समाज जीवन की, राष्ट्र जीवन की जो जो समस्याएं हैं, सारी समस्याओं का जिक्र उपन्यासों में किया है। और उपन्यास के अलावा कई कहानियाँ लिखी है। मुंशी प्रेमचंद ने 300 से अधिक कहानियाँ लिखी है। इन कहानियों में सदगति, दूध का दाम, ठाकुर का कुआं, कफन, पंच परमेश्वर, ऐसी कई कहानियाँ हैं। एक एक का नाम गिनाऊँ तो बहुत लंबी सूची हो जाती है, लेकिन मुंशी प्रेमचंद ने ऐसी 4-5 कहानी लिखी, आज भी भारतवर्ष में प्रासंगिक है। और इसमें कफन कहानी है। 1936 में ये मुंशी प्रेमचंद का समय चल रहा था, उसी दौरान ये कहानी लिखी गई और पढ़ी गई। कफन कहानी में भूख प्रमुख समस्या है। वैसे मेरी और आपकी लड़ाई भूख के लिए है, जीवन जीने के लिए है, जीवन यापन के लिए है। हम कैसे जीते हैं? रोटी है तो जीते हैं, रोटी नहीं है तो हम जी नहीं सकते। ये सत्य है, भूख सत्य है। यही विषय लेकर मुंशी प्रेमचंद कफन कहानी में अवतरित हुए हैं। कफन कहानी में मुख्य विषय बनाया है। उस समय की बात है 1936। आज मैं बात कर रहा हूँ तब 84 वर्ष हुआ है। 84 ईयर, 84 वर्ष की मैं बात कर रहा हूँ मुंशी प्रेमचंद के भारत की, गाँवों में जीने वाले लोगों की।
तो कहानी का आगाज़ कैसे होता है? एक झोंपड़ी के सामने, बुझे हुए अलाव के सामने बैठे हैं और दोनों बाप बेटा घिसू और माधव भून भून कर अपना आलू खा रहा है। घिसू जो है वो माधव का पुत्र है और माधव जो है घिसू का पिता है। और माधव की पत्नी का नाम है बुधिया। देखिए कहानी की शुरुआत देखिए। दोनों बाप बेटे पिता पुत्र बाहर एक अलाव के पास बैठे हुए आलू मटर आग में भून भून कर यानी कि सेक सेक कर खाना खा रहे हैं और अपने घर के भीतर प्रसव पीड़ा से, वेदना से माधव की पत्नी बुधिया करा रही है, चिल्ला रही है। जब कोई भी स्त्री की जब डिलीवरी होती है, जब उस बच्चे का जन्म देना होता है तो स्त्री को बहुत बड़ी पीड़ा होती है, व्यथा होती है, वेदना होती है। लेकिन दोनों बाप बेटे की चिंता नहीं है। क्यों? कई दिनों से भूखे हैं, खाना नहीं खाया है। ऐसे समय में घिसू बोलता है कि बेटा माधव जा तो अंदर तो जा देख, जिसके साथ इतने साल बिताए, जिसके साथ इतना आनंद प्रमोद किया, वे करा रही है, एक नज़र तो कर क्या हो रहा है। ऐसे समय में माधव बोलता है अरे मरना ही है तो मर क्यों नहीं जाती। ऐसे समय में जब इस प्रकार का वाक्य सुनता है घिसू तो बहुत सदमा पहुंचता है, बहुत आघात लगता है कि जिसके साथ बड़े चैन से जिया और जब ऐसे वक्त पर ऐसी संवेदना, ऐसी सहानुभूति, लेकिन करे भी तो क्या करे, ये भूख बर्दाश्त नहीं होती है। अगर माधव अंदर जाए तो माधव को लगता है कि पिता खा जाएगा, अगर पिता जाए तो लगता है कि माधव खा जाएगा। ये कहानी की शुरुआत है। कहने का मतलब क्या है कि मानव संवेदना गायब हो चुकी है, शून्य हो चुकी है, विवेकहीन हो चुकी है, समाजहीन हो चुकी है, पारिवारिकहीन हो चुकी है, संबंधहीन हो चुकी है, कोई रिश्ता नाता रहा नहीं है। ये कहने का संदेश है मुंशी प्रेमचंद का कहानी में। और समय के चलते चलते प्रसव पीड़ा से बुधिया का अवसान होता है, निधन होता है। और रह रहकर दोनों बाप बेटे को पता चलता है कि बुधिया मर गई। तब जाकर दोनों बाप बेटे नाटक करते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। और ऐसे समय में अगल बगल के लोग जमा हो जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं और कहते क्या है कि बुधिया मर गई है। ऐसे समय में एक अठन्नी चवन्नी जो भी पैसे मिलते हैं वो गांव के लोग पैसे देते हैं, जो भी चीज़ मिलती है देते हैं। और जो चीज़ें मिलती है ये सारी चीज़ें लेकर जो भी पैसे मिले दोनों बाप बेटे बाज़ार की ओर निकलते हैं। क्यों? कि ये कफन लेने के लिए निकलते हैं कि अब कफन तो लेना पड़ेगा। और बाज़ार में निकलते हैं, बाज़ार में जाते हैं, तब एक उनको उस भूख लगती है और बाज़ार की सामने दाईं ओर मधुशाला यानी कि शराब खाने की दुकान दिखाई देती है। और वहाँ जाके घिसू शराब की मांग करता है और शराब लेता है और खाने के लिए चिखोना चखना ये सब कुछ लेते हैं। दोनों बाप बेटे शराब पीते हैं, चखना खाते हैं और ये सब करते 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 दोनों मस्त हो जाते हैं, नशे में
चकनाचूर हो जाते हैं। दोनों को पता नहीं अब क्या करें, और एक दूसरे चिंता करते अब क्या करें, कफन का क्या किया जाए। और जो भी पैसे मिले थे वो तो शराब और खाने में चले गए। देखिए ये मंजर, देखिए चित्र, देखिए क्या क्या ऐसे भी लोग हुए, ऐसे भी लोग होते हैं। लेकिन मानवता नहीं है, मानवहीन सभ्यता खत्म हो चुकी है। एक दूसरे के प्रति जो प्यार है, प्रेम, वो खत्म हो चुकी है। और दोनों बोलते हैं कि कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी तन ढकने को चिथड़ा भी न मिले और मरने पर नया कफन चाहिए। कैसा बुरा रिवाज है कि जिसे जीते जी नया चिथड़ा भी न मिले और मरने पर कफन चाहिए। कैसा दस्तूर है, कैसी रवायती है समाज की। जो व्यक्ति जिंदा थे तब कपड़े तक नसीब नहीं थे और मर जाने पर नया कफन। कौन देखता है? बामनों को हजारों रुपए मिलते हैं, वो स्वर्ग में जाए या नरक में जाए या परलोक में, कौन देखता है? ये दोनों बाप बेटे चर्चा करते, बात करते हैं। ऐसे समय में ये परिस्थिति गरीबी बुलाती है, भूख का तांडव नाच रहा है। ये भूख सब कुछ करवाती है। क्यों? भूख सत्य है, सच है। क्यों? आप और मैं चाहे कितने भी आसमान में उड़े, लेकिन सच ये है, खाने के लिए जमीन पर उतरना होगा, आना पड़ता है। क्यों? जीना है तो। अगर मनुष्य अहंकार की फिराक में रहे और ऊपर ही ऊपर रहे, अपनी टांग, अपने पैर लंबे चौड़े करके चले, मर जाना पड़ता है। ये सत्य है। क्यों? भूख सत्य है, भूख हकीकत है, भूख वास्तविकता है, भूख यथार्थता है। तो मनुष्य वैयक्तिक जीवन जीता है, व्यक्तिगत, व्यक्ति के लिए, और दूसरा समाज जीवन जीता है। आप विद्यार्थी मित्रों पढ़ रहे हैं, क्यों पढ़ रहे हैं? अध्ययन के पीछे क्या रुझान है, क्या मकसद है, क्या उद्देश्य है? क्यों आप पढ़ाई कर रहे हैं? कि हम ठीक से पढ़ाई लिखाई करके, अच्छी पढ़ाई करके हमें छोटा मोटा नौकरी पेशा मिल जाए, नौकरी पेशा मिल जाए, अर्थात रोजी रोटी मिल जाए और हमें जीवन मिल जाए, और मैं और मेरा परिवार ठीक ढंग से जी सकें। ये हमारा मकसद है, ये हमारा उद्देश्य है। इसलिए पढ़ाई करते हैं, इसलिए पढ़ते हैं। क्यों? अगर नौकरी पेशा नहीं है, कोई धंधा नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो भूख सत्य है, वो वार करती है। तो कफन कहानी में ये संदेश है मुंशी प्रेमचंद का। मुंशी प्रेमचंद यह कहते हैं कफन कहानी में, कफन, आदमी जब जिंदा होता है तो खाना पीना कपड़े नसीब नहीं है और मर जाने पर नया कफन चाहिए। कैसी परिस्थिति, कैसी दास्तान रही हुई होगी आज से 84 साल पहले। 84 हम आज़ाद नहीं हुए थे, हम किसी के रिमोट में जीते थे, गुलामी की अवस्था में जीते थे, हम इतने स्वतंत्र नहीं थे, बहुत मजबूर थे, बहुत गरीबी थे। अब की बात नहीं है, अब की बात आप 21वीं सदी के हैं। ये कहानी का सारा चित्र, कहानी की सारी बातें अभी के समय को लेकर आप विचार करेंगे तो आपको टच नहीं होगी, स्पर्श नहीं होगी,
आपको ये फिजूल बातें लगेगी। ये क्या है, ऐसी भी कोई बात होती है, ऐसी भी कोई भूख होती है, ऐसे भी कोई माँ बाप होते हैं, ऐसा भी कोई पति होता है, ऐसे भी कोई पिता पुत्र होते हैं। अभी आपको ये बात मन में रास नहीं आएगी, क्योंकि आप 21वीं सदी में हैं। आपने भूख देखा नहीं है, आपने गरीबी देखी नहीं है, आपने कुछ देखा ही नहीं है। हम मोबाइल के युग में, इलेक्ट्रॉनिक युग में जीने वाले लोग हैं। ये आज से 84 साल पहले, 84 साल पहले की बात है, उस समय की बात है। तो आपको सोचना ये है कि उस समय का परिवार, उस समय के लोग, उस समय का समाज कैसा होगा, कैसे जीते होंगे। तो एक परिवार को उभर उठने के लिए एक परिवार को, माँ बाप को बलि देनी पड़ती है। आप अभी पढ़ रहे हैं तो आपके सुकून के लिए, आपकी अच्छाई के लिए आपके अपने माँ बाप बलिदान दे रहे हैं, भोग दे रहे हैं, समय पैसा सब कुछ लुटा रहे हैं। क्यों? आपका जीवन बने इसलिए। किंतु आपको पता नहीं है कि मैं कौन हूँ, मैं कहाँ हूँ, मुझे क्या करना चाहिए, कोई अता पता नहीं है। क्यों? हम किसी और के कंधे पर जीते हैं, किसी और के पैसों से जीते हैं, इसलिए पता नहीं है। जब वक्त की नौबत आती है तब हमें पता चलता है कि जीवन क्या है, जीवन किसे कहें, जीवन यापन कैसे करें, कैसे ज़िंदगी को बसर करें, कैसे जीवन जिया जाए। कब? जब परिस्थितियाँ सामने आती है तब। जब तक परिस्थितियाँ सामने नहीं आती है तब तक हमें कोई पता नहीं होता है। तो प्रस्तुत कहानी मुंशी प्रेमचंद की कफन के जरिए ये संदेश है मानव को, मानव जीवन को, मनुष्य को ये संदेश दिया है कि मनुष्य में से एक इंसान बनो, मानव बनो, और संवेदना वाला मानव, सहानुभूति वाला मानव, एक दूसरे के प्रति प्यार, मोहब्बत, स्नेह, संवेदना, किसी के दुख को देखकर दुख में भागीदारीता होना। किसी को दुख है, दिक्कत है, तकलीफ है, आखिर हम मनुष्य है, मनुष्य जाति मनुष्य के बीच जीती है। हम न गाय भैंस घेटे बकरों में नहीं जीते हैं। हमारा जीवन यापन मानव जीवन के साथ है, मनुष्य जीवन के साथ है। तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य को मदद करनी चाहिए, संवेदना होनी चाहिए, सहानुभूति होनी चाहिए। अगर ऐसी संवेदना सहानुभूति हो तो समझिए आप इंसान हैं, आप मानव हैं। इंसान से, अल्लाह से इंसान, मनुष्य कब का दूर हो गया है। अब वक्त ये आ गया है कि इंसान से आगाह करो। आज स्थिति ये है, मनुष्य से कोसों मील दूर हो गया है। देखिए, पारिवारिक भावना नहीं रही है, पारिवारिक एकता नहीं रही है, हमारे कोई दोस्त नहीं रहे हैं, कोई रिश्ते नाते रहे नहीं है, कोई संबंध नहीं रहे हैं, कोई सामाजिक सब कुछ होते हुए हमारे पास अच्छा मकान है, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन रिश्तों का खालीपन है, संबंधों का खालीपन है। कोई दोस्त है ही नहीं है। मोबाइल में आपके पास हज़ारों नंबर है, जांच करें, लेकिन दिल में हाथ रखकर जरा आँख बंद कर सोचे मेरे अपने कौन हैं, कितने हैं। तो मैं नहीं मानता 2-3 दोस्त, अच्छे लोग आपको चाहने वाले मिलेंगे। ये मोबाइल में सिर्फ सूची है, ये नामों की सूची है, चाहने वाले लोग बहुत कम हैं। तो आप सोचिए मेरा अपना कौन है। कभी कभी ये भी सोचना चाहिए कि मेरा अपना कौन है। जब आपको सोचने पर आपको लगे कि मेरे अपना कोई है, जीवन में एक रास्ता, एक संबंध भी होना चाहिए जिसके कंधे पर हम माथा टेक कर रो सके, हमारा अपना दुख कह सके, हमारा सुख किसी को कह सके। ऐसा कोई एक संबंध,
ऐसा कोई एक दोस्त होना चाहिए। अभी सोचिए आप, कोई है आपके जीवन में ऐसा, आप जब एहसास महसूस करेंगे तो कोई नज़र नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि हम भौतिक जीवन जीने वाले लोग हैं। थोड़ा थोड़ा कुछ हमारे पास है तो हम उड़ान भरने लगे हैं, लेकिन समय के चलते समय आने पर ये सारी चीज़ें, ये सारी समस्या आने वाली ही है। इन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा मित्रों। इसलिए 84 साल के बाद भी मुंशी प्रेमचंद मुझे और आपको, पूरे भारतवर्ष को संदेश दे रहा है कि आप मनुष्य है, मनुष्य बनो, मानव बनो, इंसान बनो। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से मोहब्बत करे, प्यार करे, संवेदना से बने रहें, ऐसा प्रेमचंद का कहना है। और कफन कहानी का सबसे बड़ा मैसेज, संदेश है मित्रों। तो आज इतनी ही बातें कफन कहानी के, और अगले व्याख्यान में कफन कहानी का प्रमुख पात्र घीसू है। तो घीसू की क्या भूमिका है परिवार में, उसकी चर्चा करूंगा। तब तक कहानी में जो भी चर्चा की, जो भी बातें की, मैंने मौलिक विचार कहानी के वर्तमान संदर्भों को जोड़कर कहा है। तो जरा आप चिंतन करें, स्मरण करें और आत्मसात करें, जीवन जीने का प्रयास करें, समझने का प्रयास करें। तो मैं समझूंगा कि कहानी का जो अध्यापन कार्य किया है सार्थक होगा मेरा व्याख्यान।